हम स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 का नाम भी यही है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 स्टेटमेंट्स होते हैं। एक तो होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा होता है हमारा बैलेंस शीट, और तीसरा होता है हमारा नोट्स टू अकाउंट्स। और आई होप आप सबको ध्यान है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज एक्चुअली एन इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज ऑल्सो नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट। और ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, इनके जो पर्टिकुलर फॉर्मेट हैं वो फॉर्मेट हमें कहाँ दे रखे हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में हमें ये गिवन है। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट फर्स्ट में हमें बैलेंस शीट मिलेगी, पार्ट सेकंड में हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट मिलेगा। दोनों के दोनों ही आपका वर्टिकल फॉर्मेट है, और फिर नोट्स टू अकाउंट्स में दे रखे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है वो हम जानते हैं। बात आती है व्हाट डू वी मीन बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए डेफिनेशन बड़ी अच्छी लिखी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मींस अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक प्रोसेस किस बात का, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग। It is a systematic process of analyzing what we are going to analyze. It is a systematic process of analyzing the financial information. और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहाँ पे अवेलेबल होगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हम एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करके जब एनालाइज करते हैं, उसी को हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो अब बात ये आती है, व्हाई आर वी एनालाइजिंग दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। So we are analyzing this financial information just to understand and make decisions. What kind of decisions? Economic decisions. So I repeat the definition for financial statement analysis. What does financial statement analysis mean? It is a systematic process. It is a systematic process of analyzing. Analyzing का मतलब होता है देखना, बैठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सामने रखा, उनको हम देख रहे हैं, और उसमें क्या देख रहे हैं, उसमें हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस में है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है। तो इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, उसका एक प्रोसेस। सो इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Why are we doing all these things? To understand and make economic decisions. Make decisions regarding the operations of the enterprise, of the business. Business के operations के लिए जो हमें decision लेने हैं, वो decision लेने के लिए और कुछ इंटरप्रेट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज कर रहे हैं। सो व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मींस? Financial statement analysis means systematic process of analyzing the financial information, systematic process of analyzing the financial information in the financial statements to understand and make decisions regarding the operations of the enterprise. तो ये है हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग। इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग। सेकंड क्वेश्चन आता है, नेम एनी टू टूल्स। तो इन्होंने तो देखिए 2 पूछे, मैं यहाँ पे 2 3 4 जितने भी हमारे ध्यान में सारे लिख देता हूं। सबसे पहले आप सबको ध्यान है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो वेरियस आइटम्स गिवन होती हैं, करंट एसेट्स हो सकते हैं, करंट लायबिलिटीज हो सकती हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो सकता है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है, नॉन करंट एसेट्स हो सकते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज हो सकता है, शेयर होल्डर्स फंड हो सकता है। हमारे बैलेंस शीट में और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी वेरियस इंडिविजुअल आइटम्स हैं, उन आइटम्स के बीच में जब हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अगेन एन एनालिसिस। इट इज अ टूल ऑफ एनालिसिस। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ टूल ऑफ एनालिसिस अंडर विच वी calculate
द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, कि कैश कितना आया और कैश कितना गया. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट is a tool of financial statement analysis under which we analyze the inflows and outflows of cash from operating, investing and financing activities, and at the end we calculate what is the net change in cash and cash equivalent. So cash flow statement भी एक tool of financial statement analysis है. इसके अलावा तीसरा हम क्या ले सकते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट. कंपैरेटिव स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में इस साल के लिए नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए. और फोर्थ हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, द फोर्थ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वी कैन टेक हियर इज कॉमन साइज स्टेटमेंट. और मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट्स, जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं. और जो हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट को हम वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं. The comparative statement is also known as horizontal analysis and common size statement is also known as vertical analysis. तो ये हो गया हमारे वेरियस टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. इसके अलावा एक ट्रेंड एनालिसिस भी होता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप ये चार याद रख लेंगे सफिशिएंट है. थर्ड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गिवन है, दैट इज व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस. जब दो सेक्शंस को, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, उसमें डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी है. इन तीनों डिपार्टमेंट्स को जब हम आपस में कंपेयर करें कि भाई तीनों का रेवेन्यू कितना है, तीनों का प्रॉफिट कितना है, तीनों का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, जब हम वेरियस डिपार्टमेंट्स को, जब हम वेरियस सेक्शंस को आपस में कंपेयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस. क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस का मीनिंग यहां पे क्या दे रखा है, अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर एंटरप्राइजेस और फर्म्स, या तो दो या उससे ज्यादा फर्म्स को, एंटरप्राइजेस को आपस में कंपेयर करें, तो उसे भी हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कह सकते हैं. इट एनालाइजेस एंड कंपेयर्स फाइनेंशियल वेरिएबल्स. फाइनेंशियल वेरिएबल्स का मतलब वही है वेरियस इंडिविजुअल आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टू और मोर एंटरप्राइजेस or firms determine their comparative position. When single set of statements of two or firms are compared, it is known as inter-firm analysis. तो जब दो फर्म्स को आपस में हम कंपेयर करेंगे तो उसको हम इंटर-फर्म एनालिसिस भी कह सकते हैं. तो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस की डेफिनेशन यहाँ पे वैसे तो एक लिखी हुई है, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूं कि क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में हमारा और क्या हो सकता है, when two or more departments of same organization or same firm are compared together, it is known as क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस. लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही फर्म, सेम फर्म के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लिया है, तो इसे हम कौन सी कैटेगरी में लेंगे, इसे हम लेंगे इंट्रा फर्म एनालिसिस. और जब हम दो डिफरेंट फर्म्स को लेते हैं, टू फर्म्स को अगर हम लेंगे, तो वो हो जाएगा इंटर फर्म एनालिसिस. तो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में यही था. अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में हम करते क्या है, दो सेक्शंस को आपस में कंपेयर करना है. अब वो दो सेक्शन हो सकता है एक ही बिजनेस के दो डिफरेंट सेक्शंस हो, या दो डिफरेंट बिजनेसेस के डिपार्टमेंट्स को भी हम कंपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, पतंजलि का आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट जो है वो और हमदर्द का आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट, इन दोनों को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं. तो दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन पतंजलि भी बनाता है और आयुर्वेदिक मेडिसिन हमदर्द भी बनाता है, और आयुर्वेदिक मेडिसिन बैद्यनाथ भी बनाता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन हिमालय भी बनाता है. अभी चार डिफरेंट मैंने फर्म्स बता दी
इनके आयुर्वेदिक मेडिसिन के डिपार्टमेंट्स को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो वो हो जाएगा इंटर फर्म एनालिसिस, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में इंटर फर्म एनालिसिस हो जाएगा। लेकिन मैं पतंजलि के ही मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन डिपार्टमेंट को एफएमसीजी डिपार्टमेंट से कंपेयर करूं, पतंजलि का आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट, आयुर्वेदिक मेडिसिन डिपार्टमेंट और एफएमसीजी डिपार्टमेंट, इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं तो उसे भी हम कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, और वो होगा इंट्रा फर्म एनालिसिस। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, और इंटर का मतलब होता है बिटवीन। तो जब हम दो फर्म के बीच में कंपैरिजन करते हैं, अगर हम दिल्ली पब्लिक स्कूल को और केंद्रीय विद्यालय को, दो स्कूल्स को आपस में कंपेयर करें, सो व्हेन वी आर मेकिंग द कंपैरिजन बिटवीन द डीपीएस एंड केवी, टू डिफरेंट स्कूल के बीच में बिटवीन अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो उसे हम बोलेंगे क्या, इंटर फर्म। और जब एक ही स्कूल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो वो हो जाएगा इंट्रा फर्म। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन अराइज हो तो आप बीच में ही पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स भी ओपन है और बाकी तो माइक आपके सबके ओपन ऑन है, तो आप डाउट पूछ सकते हैं बीच में। मैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, व्हाट इज अ टाइम सीरीज एनालिसिस। जब वर्ड टाइम आ जाता है तो टाइम रिप्रेजेंट करता है टाइम पीरियड को। अगर मैंने 2019 और 2020 को आपस में कंपेयर किया तो उसे हम बोलेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस। अगर मैंने 2020 के ही दो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी को कंपेयर किया तो ये तो क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस हो जाएगा। लेकिन जब मैं 2019 के फिगर्स को 2020 के फिगर्स से कंपेयर करता हूं तो वो टाइम सीरीज एनालिसिस हो जाएगा। देखिए अगेन, ये टाइम सीरीज एनालिसिस भी इंट्रा फर्म भी हो सकता है और इंटर फर्म भी हो सकता है, यानी कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के विद इन भी हो सकता है और दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है। देखिए, अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स को लिया जाएगा, इज नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस। इट इज कॉल्ड एज इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो इसको हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने एक ही बिजनेस का नाम हम ले लेते हैं, क्या लेंगे, हिमालय ले लेते हैं। हिमालय के 2019 के 2020 से कंपेयर किया तो ऐसा तो नहीं है हम किसी और फर्म को कंपेयर कर रहे हैं, हम एक ही फर्म के दो टाइम पीरियड्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोल दिया। इट एनालाइजेस द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ दो ही ईयर लें, हो सकता है मैं 2019, 2020, 2021 और 2022 मैं 4 साल एक साथ ले लूं और इनको चारों को आपस में कंपेयर करूं, तो ये हो जाता है आपका इंट्रा फर्म कंपैरिजन टाइम सीरीज बेसिस पे, दो टाइम पीरियड के बेसिस पे, 4 टाइम पीरियड के बेसिस पे। और इसे हम ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं। सपोज मेरा नेट प्रॉफिट 2019 में था से टू बी 1 लाख और 2020 में हो गया 1,20,000 और 2021 में हो गया 1,40,000 और 2022 में हो गया 1,60,000। इसका मतलब क्या है, व्हाट ट्रेंड वी आर फॉलोइंग इन आवर बिजनेस, वी आर फॉलोइंग अ ट्रेंड दैट एवरी ईयर आवर प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 20,000। तो इसको हम ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस को। It analyzes the performance of a business over a period of years, over a number of years, and shows the trend of the business factors. तो ये ट्रेंड एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस या फिर इंट्रा फर्म एनालिसिस का हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिया। फिफ्थ अपने पास आता है why an इंटर फर्म कंपैरिजन इज यूजफुल। इंटर फर्म कंपैरिजन का मीनिंग मैंने बताया, जब आपने डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी को मेक इट टू बी फर्म ए को और फर्म बी को आपस में कंपेयर किया तो उसको हम बोलेंगे इंटर फर्म कंपैरिजन, दो फर्म का आपस में कंपैरिजन। तो दो फर्म का आपस में कंपैरिजन क्यों जरूरी है, जब कभी भी हम अपने कॉम्पिटिटर से अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए इंटर फर्म कंपैरिजन इज द ओनली ऑप्शन। फॉर एग्जांपल, हम
जियो के डेटा प्लान्स को अगर कंपेयर करें एयरटेल के डेटा प्लान से, तो इसको हम बोल देंगे इंटर फर्म कंपैरिजन। दो डिफरेंट बिजनेसेस को हमने आपस में कंपेयर किया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंटर फर्म कंपैरिजन इज यूजफुल। यहाँ पे तो पूछा जा रहा है क्यों यूजफुल है। इज यूजफुल एज इट हेल्प्स इन असेसिंग। असेसिंग का मतलब होता है कैलकुलेटिंग, असेसिंग का मतलब होता है इवेल्युएटिंग, असेसिंग का मतलब होता है कैलकुलेटिंग। तो इंटर फर्म कंपैरिजन इज यूजफुल एज इट हेल्प्स इन असेसिंग देयर ओन परफॉर्मेंस। हमारी खुद की परफॉर्मेंस को भी चेक करने में ये यूजफुल रहता है, एज वेल एज दैट ऑफ अदर। अदर मतलब कॉम्पिटिटर। इफ मर्जर और एक्विजिशन, मर्जर का मतलब होता है दो बिजनेस आपस में एक दूसरे में मर्ज हो जाए, एक दूसरे में मिक्स हो जाए। और एक्विजिशन का मतलब होता है मैं किसी बिजनेस को परचेज करना चाहता हूं। तो जहां पे मर्जर या फिर एक्विजिशन को कंसीडर करना हो, हम किसी के बिजनेस को परचेज करना चाहते हैं तो उसको पहले कंपेयर करेंगे हम अपने बिजनेस के साथ में। और या फिर हम किसी बिजनेस के साथ मर्ज होना चाहते हैं तो भी हम उसको कंपेयर करेंगे अपने से। वो भी एक रीजन हो सकता है व्हाई इट इज हेल्पफुल फॉर इंटरफर्म कंपैरिजन, या इंटरफर्म कंपैरिजन की जरूरत क्यों होती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। मैंने हमेशा बताया हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं, जब कभी हम ऐसे बात करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल होता है, और जब हम ऐसे बात करते हैं तो ये वर्टिकल होता है। तो अगर मैंने 2019 को 2020 से कंपेयर किया, 2019 को 2020 से कंपेयर किया, तो ये कौन सा एनालिसिस हो गया, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो गया। ये कैसा एनालिसिस हो गया, जब मैंने 2019 को 2020 से 2021 से कंपेयर किया तो ये कैसा एनालिसिस हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो गया। लेकिन अगर मैंने 2022 के फिगर्स को एक ही ईयर में 2022 को आपस में कंपेयर किया, भी 2022 में मेरा सेल कितना है, 2022 में मेरा प्रॉफिट कितना है, 2022 में मेरा एक्सपेंस कितना है, 2022 में मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है। मैंने एक ही अकाउंटिंग ईयर को जब आपस में मैं चेक करता हूं, कंपेयर करता हूं, एक ही अकाउंटिंग पीरियड के फिगर्स को मैं चेक करता हूं, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। एक ही अकाउंटिंग पीरियड में वर्टिकल हो जाता है। लेकिन जब मैं दो डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड, तीन डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स को आपस में चेक करता हूं, तो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो जाता है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के बारे में क्या लिखता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का एक और नाम होता है स्टूडेंट्स, याद रखना, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज डायनेमिक एनालिसिस। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और डायनेमिक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज। क्या रिव्यू करना चाहते हैं, क्या एनालाइज करना चाहते हैं, टू रिव्यू एंड एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। मैंने अभी अभी आपको कहा था एक नहीं बल्कि 2 3 4 साल 5 साल को अगर आपस में आप कंपेयर करें, 2019 को 2020 से 2021 से मैं कंपेयर कर रहा हूं, 2019 20 21, ये जब मैं इस तरह से कंपेयर कर रहा हूं तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। So horizontal or dynamic analysis of financial statements is made to review and analyze financial statements for a number of years, एक नहीं number of years। क्योंकि जब मैं सिंगल ईयर को कंपेयर करूंगा, मैं सिर्फ सिंगल ईयर को अगर स्टडी करूंगा, कंपेयर वर्ड यूज नहीं कर सकता मैं जब सिंगल ईयर को स्टडी करूंगा तो उसे मैं वर्टिकल एनालिसिस बोलूंगा। लेकिन जब मैं नंबर ऑफ ईयर्स को आपस में कंपेयर करता हूं तो उसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलेंगे। तो इफ क्या लिखा है, इफ इज अ टाइम और इट इज अ, सॉरी नॉट इफ, इट इज अ टाइम सीरीज एनालिसिस, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स आ रहा है तो इसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोल सकते हैं। इट इज अ टाइम सीरीज एनालिसिस। इट शोज कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल डेटा ऑफ सेवरल ईयर्स अगेंस्ट द चोजन बेस ईयर। तो एक ईयर से बहुत सारे ईयर्स का डेटा कंपेयर कर पाते हैं, इसे हम टाइम सीरीज एनालिसिस बोल सकते हैं, इसे हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोल सकते हैं, और इसे हम इंट्रा फर्म एनालिसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही फर्म के वेरियस अकाउंटिंग ईयर्स को हम चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट मेरे सामने क्वेश्चन नजर आ रहा है, व्हाट इज मेंट बाय वर्टिकल एनालिसिस। तो वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अभी कि वर्टिकल एनालिसिस में हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड के डेटास को स्टडी करते हैं, एक ही अकाउंटिंग पीरियड, डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स को नहीं लेना है। डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स को लिया तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, एक ही अकाउंटिंग पीरियड को जब हम लेते हैं तो वो वर्टिकल रहता है। देखिए, अच्छा, वर्टिकल एनालिसिस ऑल्सो नोन एज स्टैटिक एनालिसिस। वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज the financial statements of 1 year। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हमने क्या बोला था, सेवरल ईयर्स वर्ड लिया था हमने, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में सेवरल ईयर्स वर्ड लिया था। लेकिन वर्टिकल एनालिसिस में हम 1 ईयर की बात कर रहे हैं, 1 ईयर ओनली। सच एन एनालिसिस इज यूजफुल इन कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेवरल कंपनीज
ऑफ द सेम टाइप, तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, भाई पतंजलि भी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाता है, हिमालय भी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाता है, बैद्यनाथ भी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाता है। तो इन सारे डिफरेंट कंपनीज का जो सेम डिपार्टमेंट है, सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन बना रहे हैं, इनको अगर हम आपस में कंपेयर करें, डाबर भी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाता है, तो जो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज हैं उनके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है, द कंपनीज ऑफ द सेम टाइप को अगर हम आपस में कंपेयर करें, और द डिविजन्स और द डिपार्टमेंट्स इन द सेम एंटरप्राइज, या फिर एक ही एंटरप्राइज के डिपार्टमेंट्स को आपस में कंपेयर करें, तो उसे हम वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं। तो हम वर्टिकल एनालिसिस को स्टूडेंट्स एक और नाम से जानेंगे, नाम है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। और अभी अभी हमने जो पढ़ा था हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम और किस नाम से जानेंगे? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, या फिर डायनेमिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस भी कह सकते हैं। और जो वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस को क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कह सकते हैं और स्टैटिक एनालिसिस भी कह सकते हैं। तो ये हमने कुछ डेफिनेशंस को पढ़ा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका राइज हो तो बीच में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आवाज सबको आ रही है प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस, और इसको हम नीड भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस उसी चीज की होती है जिसकी हमें नीड होती है, और जिसकी नीड नहीं होती इंपॉर्टेंस भी नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस तो एक ही मीनिंग हुआ। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, तो भी आप यही आंसर लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, तो भी आप यही आंसर लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नीड, तो भी आप यही आंसर लिखेंगे। तो क्या लिखा है? स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस बताइए, बट फॉर हुम? फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। भाई टॉप लेवल में आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट होता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या यूटिलिटी है, क्या नीड है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखिए, जो डिसीजन मेकिंग होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में ही होता है। इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग जो होता है बिजनेस के लिए, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स द टॉप मैनेजमेंट टू असर्टेन ओवरऑल एज वेल एज सेगमेंट वाइज। ओवरऑल मतलब बिजनेस, पूरे बिजनेस की, और सेगमेंट वाइज यानी कि डिपार्टमेंट वाइज, राइट। ओवरऑल का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल डेवलपमेंट, और डिपार्टमेंट वाइज का मतलब है कि उसमें अगर 4 डिपार्टमेंट है तो हर डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। सो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस helps the top management to ascertain overall as well as segment wise efficiency। मेरे बिजनेस की, पूरे बिजनेस की एफिशिएंसी कैसी है, और 4 डिपार्टमेंट है तो कौन से डिपार्टमेंट ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। आपको याद होगा हमने प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रैक्टिकल एग्जाम में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने डिपार्टमेंट ए बी सी, 3 तरह के डिपार्टमेंट्स को कंपेयर करके बताया था भी किसका नेट प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट हमें बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, और कौन सा डिपार्टमेंट हमें डिसकंटिन्यू करना चाहिए। सेगमेंट रिपोर्टिंग अगर आपको याद हो तो सेगमेंट रिपोर्टिंग के बेस्ड हमने क्वेश्चन किए थे। वो सेगमेंट रिपोर्टिंग को ही हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हेल्प मिलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से टॉप मैनेजमेंट को अपने बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी और अपने वेरियस सेगमेंट्स की, वेरियस डिपार्टमेंट्स की एफिशिएंसी का भी पता चलता है। बिसाइड्स दिस इट हेल्प्स देम फॉर डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग एंड सेल्फ इवेल्युएशन। अपने बिजनेस के सेल्फ इवेल्युएशन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, वाई आर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का मीनिंग आप जानते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर का मतलब जो आपके बिजनेस में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, और पोटेंशियल इन्वेस्टर का मीनिंग है जो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। तो बात आती है वाई आर इन्वेस्टर्स एंड इंटरेस्टेड, ये स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, इंटरेस्टेड इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई कोई भी पर्सन, बल्कि मैं कहूंगा इन्वेस्टर्स की यहाँ पे वर्ड पोटेंशियल इन्वेस्टर लिखना चाहिए। कोई एक ऐसा पर्सन जो आपके बिजनेस में
इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, तो वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में क्यों इंटरेस्टेड होगा? तो सीधी सी बात है, वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, तो वो दो चीज चेक करना चाहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, मैंने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया क्या वो सेफ है या नहीं है। और दूसरी चीज कि मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर मेरे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितनी मिलेगी। तो ये दो चीजें पर्टिकुलरली वो चेक करना चाहेगा। तो देखिए, इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज दे हैव इन्वेस्टेड देयर सेविंग्स इन द बिजनेस, तो क्योंकि उन्होंने अपनी सेविंग्स अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की है। देयरफॉर दे आर इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के से ही उनकी रिटर्न जज हो पाएगी। अगर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी हाई तो उनको रिटर्न भी हाई मिलेगा। और दूसरी चीज, सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, कि उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो सेफ है या नहीं है। तो दो चीजों में इंटरेस्टेड रहते हैं इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्यों करना चाहते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों इंटरेस्टेड है? बिकॉज दे वांट टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल इन्वेस्टेड, देयर मनी इन्वेस्टेड, एंड दे वांट टू एंश्योर अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ओवर देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट में वो इंटरेस्टेड है। इवन द ग्रोथ पोटेंशियल्स, ग्रोथ पोटेंशियल मतलब आपका बिजनेस फ्यूचर में कितना ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन रखता है। द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस हेल्प्स इन एप्रिसिएशन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ पोटेंशियल है, आगे फ्यूचर में ग्रोथ इन्वेस्टमेंट ग्रोथ करने के चांसेस हैं, तो फिर और भी ज्यादा इन्वेस्टर्स को वो अट्रैक्ट कर सकेगा, मोर इन्वेस्टर्स को वो यू कैन से मोटिवेट कर सकेगा हाई इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को हाई इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेट कर सकेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, व्हाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, व्हाई बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इंटरेस्टेड इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास में आपका क्या काम होता है? बीइंग अ बिजनेसमैन मैं बात कर रहा हूं, तो आप बैंक से जाके लोन लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाके आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो बिफोर ग्रांटिंग द लोन, द बैंक्स वुड लाइक टू असेस योर प्रॉफिटेबिलिटी, योर क्रेडिट वर्दीनेस एंड योर रीपेमेंट कैपेसिटी, कि आपने जो बैंक से लोन लिया है आप उसको रीपे कर सकोगे या नहीं। सो इसलिए इंटरेस्टेड रहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। देखिए क्या लिखा है, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इंटरेस्टेड इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज दे आर सर्विंग ऑफ द लोन्स ग्रांटेड, तो वो हमें लोन वगैरह दे रहे हैं टू द एंटरप्राइज। दैट इज रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहला तो उनको एंश्योर करना है कि भी प्रॉफिट आपका बिजनेस अर्न कर रहा है या नहीं, क्योंकि जब आप प्रॉफिट अर्न करोगे तभी आप उनका टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट कर पाओगे। सेकेंडली, रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, चलो इंटरेस्ट तो आप टाइम से पे करते हो, प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट की एंश्योरिटी एज वेल एज टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये दो चीजें इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स हमारे लिए, हमारे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। दे आर इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म क्या, रीपेमेंट के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट पेमेंट के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी अगर आपकी बिजनेस की अच्छी है तो आप उनको टाइमली इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे, और अगर आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी है तो आप उनका प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर पाओगे। तो दोनों तरह की चीजों में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इंटरेस्टेड रहती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में, आई मीन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन में, एज वेल एज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन में। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट के लिए। तो ये 10 क्वेश्चन तो अभी हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। इस क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करके आपसे ठीक 4-4.5 मिनट बाद नेक्स्ट क्लास का लिंक आपको शेयर करूंगा, क्योंकि विद इन सेकेंड ये अब नया क्लास स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, तो 4 मिनट बाद आपको नया लिंक शेयर होगा और उससे हम क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। अभी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।